नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। थोड़ी देर में हमारा कार्यक्रम आरंभ होगा रचना धर्मिता और आज के इस कार्यक्रम में हमने इस मंच पर आमंत्रित किया है सुपरिचित व्यंग्य लेखिका सुश्री अर्चना चतुर्वेदी को। थोड़ी देर में हम अर्चना जी को इस मंच के साथ जोड़ देते हैं और उसके बाद हम उनके लेखन के बारे में और व्यंग्य की दुनिया में उनका लेखन किस तरह से चल रहा है और उनकी यात्रा कैसे शुरू हुई है, इसके बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे। आइए सबसे पहले हम आज की जो हमारी विशेष अतिथि है अर्चना चतुर्वेदी, उनको इस मंच के साथ जोड़ देते हैं। अर्चना चतुर्वेदी। नमस्कार नमस्कार अर्चना सर। जी। नमस्कार सर। बहुत अच्छा लग रहा है आप हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़ गए और अब थोड़ी देर में हमारे मित्र भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। पहले बताइए, मैं तो आज का ये कार्यक्रम गुरुग्राम से कर रहा हूँ। यहाँ मौसम अचानक आज उसमें परिवर्तन आ गया, बादल गरज रहे हैं, बरसात हो रही है। आपके यहाँ नोएडा में मौसम का क्या हाल है? नोएडा में भी मौसम आज ठंडा है, बारिश होने के आसार तो हैं, देखें कब तक आती है गुड़गांव से घूमते हुए। और आज व्यंग्यकार आ रही थी तो मौसम को बदलना तो वाजिब भी था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं अपने मित्रों को अब थोड़ी देर में हमारे मित्र भी जुड़ने शुरू हो जाएंगे। मौसम ठंडा है, मुझे लग रहा है कि अधिकांश हमारे मित्र घर पे ही होंगे आज और मौसम का भी आनंद ले रहे होंगे और साथ में अर्चना चतुर्वेदी को सुनने के लिए वे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो शुरुआत में आप कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे अर्चना जी? किस बारे में दो शब्द कहूँ? अब सब इसी व्यंग्य से सब आपने शुरू कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाया। मुझे तो जब आपका कॉल आया तो मुझे लगा ये मुझे जानते कैसे हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी आश्चर्य की बात थी, क्योंकि हमारी शायद एक ही मुलाकात होगी। हम शायद ज्यादा बार मिले नहीं हैं। एक ही मुलाकात थी, वो भी शायद दूर दूर से थी। तो मुझे आपने बुलाया तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और इसलिए मैं आपसे ना भी नहीं कर पाई, जबकि मैं ऑनलाइन कार्यक्रमों से बचती हूँ। तो ये सबसे बड़ी सच्चाई है। क्या बात है। अब देखिए, हमने मित्रों का नाम ले लिया। डॉक्टर रचना त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गई, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और कानपुर से, संभवतः आजकल कानपुर में ही होंगे, डॉक्टर रमेश चंद्र जी। रमेश चंद्र शुक्ल हमारे आकाशवाणी के मित्र हैं, वे भी हमारे हम्म। साथ जुड़ गए। और हम्म। बहुत सारे मित्र अब उन्होंने देखना शुरू कर दिया हमारा कार्यक्रम, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने मित्रों को ये बताना चाहूंगा, आज रचना धर्मिता कार्यक्रम में हमने उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर अर्चना चतुर्वेदी को आमंत्रित किया है। हरगोविंद पुरी जी अशोकनगर मध्य प्रदेश के से हमारे साथ जुड़ गए। विजय गुप्ता जी हमारे साथ अब जुड़ गई। पिलकेंद्र अरोड़ा जी, क्या बात है, आपका अभिनंदन करता हूं अरोड़ा जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ गए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे मित्र अर्चना जी हमारे साथ जुड़ गए। तो जैसा कि हमारे मित्र जानते हैं, आपके नाम से सभी लोग परिचित हैं, विशेषकर व्यंग्य लेखन के इस क्षेत्र में। मैं आपका एक संक्षिप्त परिचय मित्रों को देना चाहूंगा। आपने ग्रेजुएशन जर्नलिज्म में किया है, क्रिएटिव राइटिंग में भी आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमए हिंदी में किया है, 10 वर्ष का मीडिया का अनुभव है आपके पास। आपने न्यूज चैनल्स में काम किया है और गद्य व्यंग्य के क्षेत्र में अर्चना जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, उसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि आपकी कई पुस्तकें बहुत ही लोकप्रिय हैं। मर्द शिकार पर, शराफत का टोकरा, नजर बट्टू की हैप्पी एंडिंग, इस तरह से पुस्तकें आपकी है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके दो हिंदी उपन्यास हैं, तमाशे वाली और पूरी का हंस,
अगर मैं सही बता रहा हूँ। इस जी। तरह से आपका विशेषकर हिंदी में और ब्रज भाषा में आपका लेखन कार्य रहा है शुरू से, क्योंकि आप ब्रजभूमि से आई हैं और साथ में आपकी बहुत सारे पत्रिकाओं में आपकी कई रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। ये आपका संक्षिप्त परिचय है। मैं सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, रचना जी का, रमेश चंद्र जी का, हरगोविंद जी का, विजय गुप्ता जी का, बिलकेंद्र अरोड़ा जी का। इस तरह से हमारे मित्र जुड़ गए हैं। तो आपके व्यंग्य लेखन पर तो हम बातचीत करेंगे। ये अलग एक विधा है और शंकर परसाई जी के उस जमाने से देखेंगे तो व्यंग्य लेखन में कमी नहीं आई है। हमारे साथ व्यंग्य लेखक बहुत है। तो ये बताइए सबसे पहले कि आपका जो प्रारंभिक जीवन है कहाँ से शुरू हुआ है, शिक्षा दीक्षा कहाँ की है आपकी, अर्चना जी? देखिए, प्रारंभिक जीवन तो जन्म से मैं मथुरा से हूँ और शिक्षा दीक्षा मेरी बहुत ब्रेक लग लग के हुई है, क्योंकि जिस जमाने की हम लड़कियां हैं उस जमाने में 15-16 साल में लड़कियों की शादी हो जाती थी। यूपी में उस समय भी बाल विवाह चल रहा था। तो 12th के तुरंत बाद ही मेरी शादी हो गई थी और शादी करके दिल्ली आए तो प्राइवेट तो बीए पढ़ाई करी हमने। फिर जब कॉलेज नहीं जा पाए, जिसको आज की डेट में नॉन कॉलेजिएट कहते हैं, तो फिर वो पढ़ाई हुई। फिर बाद में मतलब ब्रेक आते रहे जैसे जैसे क्योंकि स्ट्रगल लाइफ में बहुत रहा। फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ इस तरीके की थी कि पढ़ने की चाहत होते हुए भी फीस के लिए पैसे जुटाना मुश्किल था, क्योंकि 2 बच्चे हो चुके थे, उनको भी संभालना था। पर मेरी जो पढ़ने की चाहत थी उसने मुझे लाइब्रेरी जरूर पहुंचा दिया था। तो हमारे घर के पास थी सरोजनी नगर पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, तो वहां की मैं रेगुलर मेंबर रही। तो वो किताबों से मेरा जो प्रेम था वो चलता रहा। डायरी में मैं लिखती रही, छोटी छोटी चीजें इधर उधर भेजती रहती थी। और ब्रेक लग लग के पढ़ाई होते होते अब मतलब अभी मैंने जो ये हिंदी में एमए है 2019 में किया है मैंने। मतलब पढ़ाई के लिए मेरा अभी भी वो वाला जो प्यार है ना, कि जो रह गया, वो मेरे अंदर कहीं ना कहीं है अभी भी, कि मैं बहुत पढ़ूं, मेरे पास बहुत डिग्रियां हों। तो वो थोड़ा सा है। तो बस ऐसे ही ब्रेक लग लग के जीवन चलता रहा। लेकिन पढ़ने का शौक था और वो मैंने जिंदा रखा। शायद उस वजह से ही लिखने का शौक भी शुरू हो गया था। तो तो ये क्या शुरू से आपके परिवार में ऐसा वातावरण था कि जो आप साहित्य की ओर आपका रुझान हो गया? मेरे पिता भी पढ़ने के बहुत शौकीन थे। वो खुद डबल एमए एमकॉम और पीएचडी थे और उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया। और वो लाइब्रेरी से किताबें लाते थे। उस जमाने में हमारे यहाँ कादम्बनी, धर्मयुग जैसी पत्रिकाएं आती थी और पापा जी ना लाइब्रेरी से बहुत अच्छी अच्छी किताबें लाते थे। तो प्रेमचंद, शरद चंद, और मैंने सबसे पहली किताब शायद 6 या 7th में थी, तब मैंने आनंद मठ पढ़ी थी। और क्या उसके बात बाद है! प्रेमचंद, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, मतलब मुझे इतने अच्छे लगते थे कि उस टाइम पर ये था कि आप थोड़े से बड़े हुए तो आप बाहर खेलने नहीं जा सकते हैं, लड़की हैं आप। बहुत मतलब यूपी का एक मथुरा का जो कल्चर था वो बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हूं मैं। तो जब वो चीज रोकी गई तो मुझे कहीं तो मन लगाना था। तो मैं किताबों में घुसी रहती थी। पापा जी जो किताबें लाते थे वो मैं पढ़ती रहती थी। तो इस तरीके से बस वो पढ़ने का एक शौक लग गया। तो वहां से तो आप ये सोचिए उस समय में धर्मी हुआ, वो मेरे को समझ में चीजें नहीं आती थी, पर वो पढ़ने की आदत वहां से बैठ गई। तो वो मुझे बिना किताब के रहना आज भी बहुत मुश्किल है, कि जब तक एक किताब ना पढूं मुझे जैसे लगता है ना नींद नहीं आ रही है। उस तरीके की आदत वो तभी से लग गई बस। तो पापा जी ने ये संस्कार हमें एक तरह से दिया किताबें पढ़ने का। तो शुरुआत आपने कैसे की? अच्छा, इस बीच में मैं बताना चाहूंगा हमारे बहुत सारे मित्र जुड़ गए। विकेश निझावन जी हमारे साथ जुड़ गए, भारत दास जी, बीना फुलेरा जी, अरविंद ओछा जी। ये आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। तो हम्म। तो शुरुआत आपने क्या ब्रज भाषा से लेखन शुरू किया या हिंदी से? नहीं, लेखन मैंने हिंदी में ही शुरू किया था। और यदि मैं कहूँ छोटा मोटा लेखन तो बचपन से शुरू हो गया था, कि इस विद्यालय पत्रिका में लिख रहे हैं। अमर उजाला में बच्चों का कोना आता था, तब 88 में पहली बार मेरा छोटा सा मतलब आर्टिकल छपा था। तो वो तो बचपन से शुरू हुआ था। लेकिन जो सीरियस लेखन जो मतलब कहते हैं कि एक पूरी तरह समर्पित लेखन, वो मेरा 2009-10 से शुरू हुआ। और उस बीच में मैं कहानियां लिख रही थी और मेरी कहानी कई अच्छी पत्रिकाओं में छपी, साहित्य अमृत वगैरह में कई जगह छपी कहानियां। लेकिन कहीं वो गाइडेंस, कहीं वो संतुष्टि नहीं मिल रही थी। और उसी बीच में 2011-12 में वो फेसबुक से जुड़ी मैं। तो वहां पर क्या कुछ बात है! व्यंगकार मिले।
फेसबुक से जुड़े तो वहां कुछ व्यंगकारों से कनेक्शन हुआ, तो उसी में व्यंगकार थे सुभाष चंद्र जी। तो उनसे मुलाकात जब हुई तो उन्होंने कहा कि लड़की तू कहाँ कहानी में लग रही है, तुझे तो व्यंग लिखना चाहिए, तेरी तो भाषा में व्यंग है। मतलब मैं अपने मस्त मौला टाइप से जैसे भी बोलती हूँ बिना सोचे, तो उस तरीके से मुझसे बोले तुम जैसे बोलती हो वैसे लिखो। मैंने कहा व्यंग होता क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है व्यंग क्या होता है। मेरे हस्बैंड व्यंग पढ़ते थे और व्यंग की किताब में केपी सक्सेना जी की किताब ढूंढ रही थी उस वक्त। हम्म। तो तब सुभाष चंद्र जी से मुलाकात हुई और वहां से फिर व्यंग की तरफ मैं मुड़ी। व्यंग के एक कार्यक्रम में गई साहित्य अकेडमी में, फिर मैंने व्यंग की उन्होंने जो किताबें बताई वो सब किताबें लाई मैं खरीद कर। मैंने ज्ञान चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई, रविन्द्रनाथ त्यागी, शरद जोशी सब पढ़े मैंने। कुछ दिनों तक मैंने सिर्फ अध्ययन किया और फिर मैंने समझा अच्छा ये व्यंग है, चलो मैं कोशिश करती हूँ। फिर मैंने जब लिखना शुरू किया तो मुझे तो मजा आने लगा। मैंने कहा ये तो सही है कि आपके अंदर जो भर रहा है, आपको किसी को कुछ कहना भी है, कुछ करना भी है, तो आप व्यंग की चाशनियों में लपेटो और आप अपना शिकार करते रहो, तो बढ़िया चीज है। तो उसमें फिर मुझे आनंद आने लगा, मुझे लगा हाँ ये तो वाकई में मेरे मतलब की विधा है। तो फिर मैं हिंदी में मतलब ये लिखना शुरू हुई और धीरे धीरे जगह बनी। ब्रज भाषा में मैं बाद में आई। ब्रज भाषा एक कल्पतरु एक्सप्रेस अखबार आता था आगरा में, जी तो जी जी। उन्होंने मुझसे 1 साल तक ब्रजभाषा में कॉलम लिखवाया था। तो वहां पर मैंने ब्रजभाषा का कॉलम लिखा, फिर ब्रज माधुरी से जुड़ी। तो ब्रज माधुरी में मुझे एक बार पद्मा पद्मा सचदेव जी मिली थी। क्या बात तो है, मैं क्या बात है। रिकॉर्डिंग के लिए गई थी, हिंदी रिकॉर्डिंग के लिए। तो उन्होंने मेरे से पूछा तुम्हारी मातृभाषा क्या है, तो मैंने कहा ब्रजभाषा। तो बोले अपनी मातृभाषा का अपने ऊपर कर्ज होता है जो हमें चुकाना चाहिए। तो तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे ब्रजभाषा में काम करना है। और मैं वहां से मतलब वो मेरे लिए बड़ी प्रेरणा थी जिन्होंने मुझे गाइड किया। तो फिर मैंने ब्रजभाषा में लिखना शुरू किया। तो इस बहुत तरीके बढ़िया। से तो ब्रजभाषा में आई। ब्रजभाषा में पहली रचना क्या आपने किस विधा में लिखी, कविता नहीं, में या मैंने व्यंग गद्य ही लिखी गिद्य? ब्रजभाषा में। कविता तो देखिए मुझे बहुत कम आती है। मैं जो कविता लिखती हूँ उन्हें शायद कभी कविता भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो मेरे सिर्फ भाव होते हैं और वो गद्यात्मक होती हैं। मुझे मेरे अंदर प्रवाह नहीं है, मेरे अंदर म्यूजिक नहीं है, बहुत बेसुरी हूं मैं। मतलब कोई भी अच्छा गाना होगा ना उसे मैं बिल्कुल बर्बाद कर सकती हूँ, इतनी बेसुरी हूं मैं। मेरे अंदर कोई सुर सार, मेरा बच्चा म्यूजिशियन है बट मुझे कुछ म्यूजिक समझ में नहीं आता। तो कविता में चाहिए म्यूजिक का सेंस, प्रवाह चाहिए, वो मेरे अंदर नहीं है। तो कविता तो मैं कम ही लिखती हूँ, लेकिन मैंने व्यंग ही लिखे ब्रजभाषा के। और मेरा ब्रजभाषा का पहला व्यंग संग्रह था जो गद्य क्या व्यंग, बात है। क्योंकि ब्रजभाषा में कविताएं लिखी जाती हैं, गद्य नहीं लिखा जाता, कम लिखा जाता है। और अभी पिछले हम्म। साल मेरा व्यंग उपन्यास भी आया है ब्रजभाषा में, हास्य व्यंग का उपन्यास। वो भी पहला ही काम है, अभी तक किसी का हास्य व्यंग उपन्यास नहीं आया है ब्रजभाषा में। तो वो भी मेरा ब्रजभाषा में पहला काम है। तो क्या रिस्पॉन्स क्या रहा जो आपने वो संग्रह प्रकाशित करवाया? देखिए रिस्पॉन्स तो अभी ब्रजभाषा में क्या है कि बहुत अच्छे रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि ब्रजभाषा के लिए ना तो कोई एकेडमी है, न ब्रजभाषा के लिए कोई सम्मान है, न ब्रजभाषा को कोई मतलब इस्टेब्लिशमेंट मिल रही है। और बाकी सब जगह क्या है कि पहले से ही बहुत बड़े घाक बैठे हुए हैं, उनकी सबकी सेटिंग है, तो आप ब्रजभाषा में कुछ भी करते रहे। तो फिर मैं अपने दिल से, क्योंकि वो मुझे पद्मा सचदेव जी ने जो कहा कि मेरी मातृभाषा का कर्ज, तो मुझे वो उतारना है। तो इसलिए ब्रजभाषा में ही मैं वीडियो बनाती हूँ कि मेरी भाषा दूर तक जाए। जो एक भाषा थी वो बोली बनकर रह गई है और बोलियों को भाषा का दर्जा मिल गया है इस देश में। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी भाषा सिर्फ बोली के रूप में जानी जाए, तो इसलिए मैं उस पर काम कर रही हूँ। ना, आप तो फिर आकाशवाणी से जो ब्रजमाधुरी कार्यक्रम प्रसारित होता है दिल्ली से, उसके साथ भी तो आप जुड़ी रही हैं ना, तो मैं वो भी बहुत साल एक। जुड़ी रही, लेकिन अब ब्रज माधुरी में बाहर के लोगों को नहीं बुला रहे हैं पिछले कई सालों से, उनके भी फंड कम हो गए हैं। तो वो दिक्कत है थोड़ी सी। बट हिंदी में अभी बुलाया जाता है, तो जो कुछ सच्चाइयां हैं तो है। अच्छा, अब मैं और नाम लेना चाहूंगा। कादम्बरी आदेश जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूँ। राजमणि श्रीवास्तव जी, उनका भी हार्दिक स्वागत है। ऋतु माथुर जी, क्या बात है, आपका भी स्वागत है। निरुपमा सिंह जी, वो भी जुड़ गई। महेंद्र कुमार और साहू हमारे जी। व्यंग के सबसे प्यारे इंसान पुलकेंद्र अरोड़ा जी। अरे क्या बात है, वो तो हमारे साथ कई, मतलब जब से कार्यक्रम हमने आरंभ किए हैं तब से अरोड़ा जी हमारे साथ लगातार किसी जुड़े भी रहते पोस्ट हैं। पर इनकी कमेंट पढ़ने लायक होते हैं, इतने शानदार ये कमेंट करते हैं कि दिल खुश कर देते हैं। अरे ऐसे होते हैं अर्चना जी, जैसे तीर तीर का जो आगे वाला नोक है ना, इस तरह से हाँ। आता है उनका जो कमेंट होता है। बहुत बढ़िया। यस। बहुत अच्छा। मैं सभी मित्रों का फिर से स्वागत करता हूं। तो
आप मैं चाहता हूँ कि अच्छा है कि चूँकि आपने शुरुआत लिखने की ब्रजभाषा से की है, तो एक छोटी-सी कोई ऐसी रचना राधा शर्मा जी भी अब हमारे साथ जुड़ गई, बहुत बढ़िया। तो एक एक छोटी-सी कोई रचना अगर आपके समक्ष है ज़रा वो देखिए, भी रचना तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ब्रजभाषा में जो मेरा एक वीडियो बनता है गुल्लो बुआ, मैं उस स्टाइल में आपसे बात कर सकती हूँ। उसका छोटा-सा एक वो मैं बता सकती हूँ। अभी जैसे अतुल सुभाष की अभी वो हुई है मृत्यु, तो उस पर आज मैं सोच रही थी कि इस पर एक वीडियो मुझे बनाना चाहिए, तो मैंने उसका थॉट लेकर चल रही थी। तो उसमें मैं मतलब उसमें सर्वर ढक के बड़े स्टाइल से मैं बैठती हूँ, फिर मैं बात करती हूँ, तो वो मैं करती हूँ। बताओ भैया कैसी छोरी है गई हैं आजकल की, हाय राक्षसनी है गई हैं, पैसा के पीछे ऐसी बाबरी है गई हैं कि बताओ वह छोरा की जान ले ली नहीं। अब सरकार ने छोरिन के लिए कानून बनाए, बाटम दहेज हत्या होती, छोरे ने जराए के मार देते सासरे वाले। जो इनको कानून बने अब कच ऐसी हैं 10-15% जो बदमाश इन कानूनन को गलत फायदा उठा रही हैं। अब सब है भुगतना पड़ेगा, या टम छोरा जान दे रहे हैं, वाटम छोरिन की बेचारिन की जान जाती। अब सरकार का करे, ये छोरिन की आइटम ऐसे पैसा की लालचन रह गई है। देखो नारी शक्ति बनंगी है कि हाँ भाई हम नारी शक्ति हैं, हम अपने पैरों पर खड़े हैं, लेकिन पति से पैसा लेवे कोई ऐसा लगे ब्याह करें, ये आजकल तो भैया बहुत खराब जमाना है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आपका मुझे लग रहा है क्रमिक रूप से आपका ये कार्यक्रम चलता रहता है, आप यस, वो करती है। मैं देखता हूँ यस, बीच-बीच में बहुत अच्छा, यस। जितना मैं भाषा समझ पाता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा ऐसा नहीं है, कठिन है कि उसका भाव जो है, उसको आप नहीं समझ पाएँगे। तो इस तरह से कुछ अब हमारे भारत दास जी ने बहुत अच्छी एक कमेंट दिया है, काका हाथरसी जी ने ब्रजभाषा में बेजोड़ हास्य की रचना की है, यस। उनका कमेंट आया है बहुत अच्छा। इस तरह से रत्नेश्वर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अनीता रश्मि जी भी हमारे साथ आपका कार्यक्रम देख रही हैं। बहुत सारे मित्र इस समय जुड़े हैं, मैं सबका पुनः स्वागत करता हूँ। तो और हिंदी में फिर जो खड़ी बोली में जो आपने फिर लिखना शुरू कर दिया, तो किस तरह से उसका आगाज हुआ फिर? देखिए, सबसे पहले मैंने रचना एक लिखी थी, सावित्री, मॉडर्न सावित्री लिखी थी, और वो बहुत पसंद की गई। उसके बाद फिर मेरी जो शुरुआती रचनाओं में थी, सावधान शिकारी मर्द शिकार पर हैं, वो तो इस तरीके से क्या हुआ अखबारों में उस समय मैं मतलब काफी खाली थी, बच्चे थोड़े से बड़े हो चुके थे, स्कूल कॉलेजों में बिजी थे, तो मैंने बहुत टाइम दिया व्यंग्य को, और मैं रोज एक रचना लिख के अखबार में भेजती थी, एक दो रचनाएं रोज लिखती थी। और 2012, 13, 14, 15, 3-4 साल ऐसा रहा कि हर दिन मेरे अखबार में एक मतलब सातों दिन मेरी रचनाएं छपती थी। आज हिंदुस्तान में, आज नवभारत टाइम्स में, आज इसमें और जिसमें, तो मैं लगातार उस समय हर एक में नई रचना लिखकर भेजती थी। तो वो था कि भाई मेरे अंदर इतने सारे विचार कूद रहे थे, मुझे वो मतलब विधा इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा यार ये बहुत मजेदार है। तो उसमें मुझे इतना मजा आने लगा कि मैं दिन में दो दो तीन तीन रचनाएं लिखती थी एक दिन में बैठ बैठ के। तो इस चक्कर में वो व्यंग में थोड़ी सी वो बन गई जगह, और उसमें मुझे आनंद बहुत आता है लिखने में, क्यों मुझे लगता है व्यंग वो है जिसमें आपको भी लिखने में मजा आए और सामने वाले को पढ़ने में भी। यदि हम किसी विसंगति पर जब वार कर रहे हैं और किसी को पढ़ने में ही नहीं समझ में आ रही, तो क्या फायदा ऐसा लिखने का। और गंभीर व्यंग व्यंग ये मेरी देखिए पर्सनैलिटी गंभीर वाली नहीं है, तो वो जो बहुत गंभीर व्यंग और ये वो ये गंभीरता के नाम पे जो मातम परोसते हैं उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। मुझे लगता है यार मातम तो दुनिया में वैसे ही बहुत है, दुख तो बहुत है, हम आए हैं दुनिया में तो किसी को थोड़ी खुशी बांटे, थोड़ी हंसी बांटे, कुछ मजा बांटे। तो मैं वो लिखती हूँ जिसमें मुझे मजा आता है, और जिसको पढ़ने में सामने पाठक को मजा आए, तो उसमें मैं आनंद लेती हूँ, क्योंकि देखिए हंसते रहेंगे तो हमारा फेस ग्लो करेगा, हम सुंदर बने रहेंगे, हम क्या चिढ़ेंगे बात हमारी है। शक्ल खराब हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है। तो हंसने से देखिए फेस। इसी बात पे अर्चना जी कोई एक छोटी रचना हो जाए जो थोड़ा बहुत देखिए, वंदना वाजपेयी जी भी जुड़ गई, बहुत सारे हमारे साथ मित्र जुड़े हुए हैं। एक छोटी सी रचना इसी बात पे हो जाए, कम से कम मैं आपको सुनाती हूँ। जी। गा के सुना रही हैं आप ये रचना क्या? आपने आपने गुनगुनाना शुरू कर दिया, या यही भी एक व्यंग्य है? असल में मैं सोच रही हूँ मैं किस तरीके की रचना सुनाऊं।
मेरे लिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजन की स्थिति हो गई है कि अब इतने सारे अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं तो अब जरा प्रेशर बढ़ गया मेरे ऊपर। चलिए मैं आपको आप देखिए, साहित्य अब देखिए इनको, व्यंग्य अब व्यंग्य हमारे पिलकेंद्र जी को साहित्य की रचनाएं बड़ी पसंद है, साहित्यों पे व्यंग करना, साहित्यकारों पे। तो मैं सोच रही हूँ पिलकेंद्र जी के ही मतलब की एक रचना सुना देती हूँ। कहा जाता है साहित्य एक साधना है। अब अपने पड़ोस वाली साधना के बारे में सोचने मत बैठ जाना। और ना साधना कट वाली साधना की बात हो रही है। ये वो साधना है जिसे सिद्ध करना पड़ता है, मेहनत और लगन के बल पर। उसमें भी कुछ विधाओं में तो बकायदा साधना पड़ता है। शायद यही कारण होगा जो बड़े बड़े साहित्यकार पहाड़ों और सुंदर प्राकृतिक जगहों पर लेखन के लिए प्रवास करने जाते थे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ऋषि मुनि तप करने हिमालय जाते थे। आज समय और सोच दोनों बदल गई हैं। आज का साहित्यकार मुनि की तरह भ्रमणशील रहकर साधना करता है। उसकी सोच है कि जिस तरह ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, उसी प्रकार एक जगह बैठकर लिखने से नया और प्रयोगवादी साहित्य नहीं रचा जा सकता। क्या बात है, क्या बात है। एक और बात, आजकल किसी के पास इतना वक्त ही नहीं कि साधने में बर्बाद करें। अब जल्दी से लिख लिखाकर छपवाएं और सम्मान प्राप्त करने का जुगाड़ बैठाएं या सिद्धि प्राप्त करने जैसे बेफजूल कार्य करें। इसलिए वे अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में साहित्य साधना के लिए जाते हैं। वे कठिन साधना में ऐसे रत हैं कि लेखन में दिगंबर से हो गए हैं। वैसे तो वे व्यवहार में भी नंगे ही पे उतारू हैं, अब क्या कहें। वे आगे आगे चलते हैं, उनके चेले उनके पीछे पीछे उनकी हवा करते हुए चलते हैं। कोई उनके गुरु के बारे में कुछ बोले तो उनका केस लुंचन करने को वो सदैव तत्पर रहते हैं। इसलिए साहित्य पर चिंतन करने के साथ साथ वे ऐसे चेलों की नई नई भर्ती की जैसे गंभीर कार्य में भी जुटे रहते हैं, जो समय आने पर उनके तलवे चाटने से लेकर छू करते ही भौंकने के कार्य को भी पूरी मुस्तैदी से निभा सकें। इनकी महानता का सिंहासन कोई हिला न सके। असल में इन साहित्यकारों के कंधों पर महान बनने के साथ साथ अपनी पत्रिका का प्रचार प्रसार का बोझ भी होता है, अपनी किताबें बेचने का बोझ भी होता है। सो वे कभी अतल गहराई गहराई से तो कभी समंदर की लहरों से नए सृजन की तलाश में जुटे रहते हैं। वैसे भी आजकल साहित्यकारों पर लिखने से ज्यादा बिकने का दबाव है। कुछ लोग तो इस हम्म। दबाव तले इतने दब गए हैं कि ऐसा लगता है मार्केटिंग गुरु बन गए हैं। उन्हें पता है कैसे सामने वाले की जेब में अपना हाथ फंसा दिया जाए कि उसकी पतलून को बचाने के लिए ही सही वह आप उनकी किताबों का बंडल खरीद ही डाले और ये विजयी मुस्कान लिए अगले लक्ष्य को साधने के लिए पारंगत शिकारी की पोजीशन में आगे बढ़ जाते हैं। अब तो बस किसी बड़ी कंपनी की इन पर नजर पड़ने की देर है, फिर तो ये मार्केटिंग के गुर सिखाने के लिए विदेशों तक जा सकते हैं। हमारे कुछ साहित्यकार चिंतित हैं कि आज का युवा साहित्य से दूर हो रहा है। क्यों हो रहा है? साहित्य की तरफ कैसे खींचें, इसके लिए क्या करें? काफी चिंतन मनन करके उन्होंने निष्कर्ष निकाला, युवाओं को साहित्य की तरफ आकर्षित करना है तो लेखन में कुछ नयापन लाना होगा। ये समोसा कचौड़ी युग की संतान नहीं है, पिज्जा मोमोज युग की संतानें हैं। सो इनके स्वाद ग्रंथि को छू सके ऐसा साहित्य रचना होगा। इसके लिए कभी पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में खूबसूरत दृश्य निहारते हुए साहित्य रचा जाएगा, तो कभी मरीना बीच या आरंबोल बीच की रेत पर लेटकर सन बात लेते हुए आसपास की खूबसूरती को निहारते हुए चिंतन करना होगा। हो सकता है आने वाले समय में ये बार डांसर के ठुमकों को देखकर साहित्य सृजन करें या बैंकॉक में मसाज करवाते वक्त भी करें। ऐसे समर्पित साहित्यकारों की वजह से बहुत समय पहले हालाबाद आया था, अब ऊलालाबाद रचा जाएगा। आज के कुछ बहुत बढ़िया। साहित्य प्रेमी तो पुण्य कार्य में लगे हैं, वे हिंदी सेवा में दिलोजान से जुटे हैं। वे हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए 7 समंदर तक पार जाने को तैयार हैं। विदेशों में जाकर हिंदी साहित्य पर बहुत ही गंभीरता से बेरोक टोक काम होता है। वही वह स्थान है जहाँ विधा और लेखक के बीच के हर ईगो, हर मेरा तेरा के बांध टूट कर क्या तेरा क्या मेरा की भावना का उदय होता है। तब कविता का मिलन कहानी से होता है, व्यंग गजल से निबंध, हाइकू से अद्भुत मिलन होता है। उसके बाद जो अपनापन जन्म लेता है और हमारा वाद से जो साहित्य रचा जाता है वो इतिहास रचेगा, कालजयी होगा, इस भावना से ओतप्रोत होकर रचा जाता है। इस तरह साहित्य की और हिंदी की सेवा का कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ संपन्न किया जाता है। इति साहित्य सेवा समाप्त। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब आप बाद में हमारे जो मित्र जुड़े हैं
उनके बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। अब मैं उनका पढ़ना शुरू करूंगा तो प्रभा रुक जाएगा हमारा बातचीत का। बाद में आप देख लीजिएगा, उसको रिस्पॉन्स करिए। बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए। तो आपको क्या लग रहा है कि व्यंग्य लेखन समाज में या पाठकों के बीच में कितना, मैं ये कह सकता हूँ मोटे मोटे शब्दों में, चल सकता है? किस तरह से इसका लोग आत्मसात करते हैं इसको? क्या ऐसा है कुछ? या क्योंकि अक्सर मैंने अर्चना जी ये देखा है कि व्यंग्य के नाम पर ना बहुत अलग तरीके का साहित्य परोसा जाता है जो स्तरीय नहीं होता है। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात करना चाहूंगा, चाहे वो कविता हो, चाहे वो गद्य हो। तो एक गंभीर व्यंग्य, गंभीर साहित्य के रूप में हमारे समक्ष आ जाए तो वो एक अलग बात होती है। आपका क्या विचार है इसके बारे में? देखिए, जिस तरीके से हर विधा में थोड़ा-सा अलग-अलग वायरस आ रहे हैं ना, जैसे अभी कोविड आया तो बहुत गड़बड़ करके गया, उसी तरीके से साहित्य में भी वायरस आते हैं। अब लोगों को, कुछ लोग तो हैं जो पढ़ते हैं और उस पे कुछ रचने की सोचते हैं, कुछ करने की सोचते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग वैसे आ रहे हैं जिनको छपने का शौक है। वो कोई भी न्यूज़ सुनी, उसमें 2-4 उन्होंने लाइन वाइन डाली, इधर-उधर चुटकुले टाइप के बनाए और उन्होंने वो अखबार में भेज दिया और अखबार वाले उसे छाप भी रहे हैं। क्योंकि अखबार में अभी जो हमारे देश का माहौल है, उसमें राजनीति पर व्यंग या किसी ऐसे विषय पे तो व्यंग हो ही नहीं सकता। तो व्यंग हल्के-फुल्के में हो रहा है। अब व्यंग साहित्य पर ज़्यादा व्यंग हो रहा है, कभी इस पर व्यंग हो रहा है और लोग दुश्मनियों से बच रहे हैं, क्योंकि अब वो वाला टाइम आ गया है कि जो लोगों को बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। तो इसलिए लोग बच के लिख रहे हैं और बाकी तो लोग, देखो अखबारों में क्या है, कहानियां खत्म हो गई हैं, कविताएं कम छप रही हैं, कुछ अखबारों में व्यंग कॉलम बचे हैं, तो जब तक वो बंद नहीं करा देंगे तब तक ऐसे व्यंग लेखक पैदा होते रहेंगे कि वो कचरा लेखन चल रहा है उनका, बहुत सारा है। वो कोई चिंतन नहीं कर रहे हैं, जबकि व्यंग जो है वो थोड़ा सा चिंतन का विषय है कि आपने कोई विषय, मतलब कोई चीज सुनी, उस घटना को कुछ टाइम तक आप चिंतन करें, उसके बारे में सोचें, फिर उसकी मतलब उसको सेलेक्ट करें कि हमें किस तरीके से इसको लिखना है। हमें सिर्फ सीधा सपाट लिख दिया तो वो व्यंग नहीं है। अभी किसी कार्यक्रम में मैंने सुना और काफी वरिष्ठ थे वो, उन्होंने पूरा का पूरा एक सपाट बयानी का पूरा लेख पढ़ के सुनाया और वो उसको कह रहे हैं व्यंग है। आज अखबार वालों को नीचे लिखना पड़ता है लेखक व्यंगकार है, मतलब आपकी कलम नहीं बता रही है आप व्यंगकार हो, वो नीचे लिखना पड़ रहा है अखबार वालों तक को कि भैया ये व्यंगकार हो, आप व्यंग समझ के पढ़ो। मतलब ये स्थितियां आ गई हैं। तो ये तो मुझे लग रहा है कि हर जगह पे ये सारे साहित्य में ये वाली चीजें हो, मतलब कोई भी इधर उधर बर्बादी तो हो ही रही है, क्योंकि भाषा भी उस तरीके की नहीं है जो हमारे पुराने साहित्यकारों की थी, पाठक भी उस तरीके का नहीं है। पर यह है कि जो अच्छा लिखा जा रहा है उसके पाठक बचे हैं। ऐसा नहीं है कि पाठक नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि पाठक नहीं है, क्योंकि जब हमारी किताबें बिक रही हैं, लोग पढ़ रहे हैं, हमें पसंद कर रहे हैं, तो हमें लगता है पाठक तो हैं। हमें अपनी मेहनत बढ़ानी होगी जिससे पाठक पढ़ के संतुष्ट हो। यदि हम अपनी, देखिए अब कोई हलवाई है, 4 हलवाई खुले हुए, किसी एक का समोसा बहुत अच्छा होता है ना, तो वो उसको मेंटेन, उसको वो टेस्ट मेंटेन रखना है, तो वही भीड़ उसके यहाँ लगेगी ना, बाकी के 3 के नहीं लग रही है। तो वही चीज आपकी लेखन में कि आप तो मेहनत करो, अपनी क्वालिटी मेंटेन करो, तो बंदा आएगा, जरूर आएगा और पढ़ेंगे भी आपको और आपके लेखन पे बात भी होगी। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। क्योंकि वही ये असली में यही बात करना चाह रहा था कि व्यंग्य लेखन के नाम पर कई लोग इस तरह से कुछ पता नहीं क्या क्या परोसते हैं जो सही उस कसौटी पर नहीं खरा वो उतरता है उसमें तो आपने कुछ पद्य रचनाएं भी लिखने का प्रयास तो किया होगा। कुछ एक दो तो सुनाइए ना हमको। सर, ब्रज रचना के लिए मुझे ऐसे किताब लानी पड़ेगी, फिर उसको पढ़ना पड़ेगा या लैपटॉप में से मुझे सर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगा नहीं था आप मेरी ब्रज मतलब रचना ऐसे सुनना चाहेंगे। बट हिंदी की रचनाएं आप कहेंगे तो मैं आपको और सुना दूंगी, हाँ हाँ, वही वही क्योंकि ब्रज सुनाइए का हिंदी। एक अलग फ्लेवर होता है। जब हम ब्रज भाषा लिखते हैं ना, तो उसका टोन थोड़ा सा अलग होता है। और ब्रज में लिखने के साथ साथ मैं हिंदी भी लिख रही हूँ लगातार। तो मतलब हम तो दोनों, आपके आपका चलिए मैं ब्रज आपको में ऐसे एक और बिना पढ़े व्यंग सुनाती हूँ अपना। आ, एक बार एक कार्यक्रम चल रहा था, तो कार्यक्रम में एक बहुत बड़े कवि बोले कि कविता में से प्रेम गायब है।
अब वहां पर एक व्यंग्यकार बैठी हुई थी। अब व्यंग्यकार तो होता है ऐसा प्राणी कि भाई उसने वो लाइन सुनी तो वो एक अंदर जासूस खोपड़ी होती है व्यंग्यकार के अंदर ना, एक वो इनबॉर्न जासूस होता है कि वो उसकी तह तक जाता है व्यंग्यकार। तो व्यंग्यकार की खोपड़ी यह घूमी कि यदि प्रेम गायब है तो गया कहाँ, कविता में से गायब हो गया तो प्रेम गया कहाँ। तो गया अब उसने कहाँ? प्रेम ढूंढना शुरू किया। प्रेम ढूंढना शुरू किया तो वो दिल्ली, क्योंकि अब वो जो व्यंग्यकार था वो दिल्ली का था, तो उसने घूमना शुरू किया, देखा रेस्टोरेंट में प्रेम बिखरा पड़ा है, बुद्धा जयंती गार्डन गए वहां तो बहुत बिखरा पड़ा है, लोधी गार्डन में बिखरा पड़ा है, मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों पे बिखरा पड़ा है, हर जगह प्रेम है। तो फिर कविताओं में क्यों नहीं है प्रेम, गया कहाँ। तो जब उन्होंने लास्ट में जब काफी रिसर्च कर ली 10-15 दिन और हर जगह घूम लिया, हर जगह प्रेम बिखरा पड़ा, तो जो रिसर्च थी उसका ये अंत निकला, उन्होंने जो निकाला अपनी खोज के बाद, कि पुराने जमाने के जो कवि थे उनको नायिका देखने को भी नहीं मिलती थी और वो सिर्फ इमेजिनेशन में लिखते थे। वो जो हिरनी जैसी आंखें और सुराही जैसी गर्दन और ये वो, क्योंकि तब पर्दे में रहती थी नायिकाएं, तो उनकी सिर्फ इमेजिनेशन होती थी। किसी आप ये खुद सोचें कि यदि हिरनी जैसी आंखें किसी के लगा दी जाएंगी तो वो कैसी लगेगी। अभी हम कहें खरगोश जैसे दांत तो कुल सुराही जैसी गर्दन, तो वो कोरी कल्पना थी। आज के कवियों को नायिका दिख रही हैं, मिल रही हैं, संपर्क हो रहे हैं, तो अब ये बताइए कि वो थ्योरी लिखने में टाइम खराब करेंगे या वो प्रैक्टिकल करेंगे, वो इन सब चीजों में क्यों पढ़ेंगे कि बैठ के वो लिखें, प्रेम क्यों लिखेंगे, वो प्रेम करेंगे ना। तो वो प्रेम कर रहे हैं, पुराने कवि बेचारे प्रेम को लिख रहे थे इसलिए कविताओं में प्रेम था, और नए प्रेमियों को, आजकल के कवियों को तो सब ऐसे ही मिल रहा है तो वो फिर कल्पना में जी नहीं रहे हैं। तो इसलिए कविताओं में से वो प्रेम गायब होके और चहुओर बिखरा पड़ा है, हर तरफ प्रेम है आजकल। तो आप देखिए सारी दुनिया प्रेम में हो रखी है, अभी तो वो फरवरी आएगा तब तो और प्रेम भरा पड़ा मिलेगा। क्या बात है, क्या बात। इसमें भी आपने अपने भीतर के व्यंग्यकार को जगा दिया और यहाँ पर आप इस तरह से अभिव्यक्त कर रही हैं। तो आपका मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने क्रिएटिव राइटिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ये क्या, इससे क्या तात्पर्य, कौन सा क्रिएटिव अरे वो राइटिंग क्या क्या हुआ है? कि पढ़ाई का बीमारी लगी हुई थी उस समय तो ये था कुछ भी पढ़ो। अब लिखने का तो शौक था, हमें कहा शायद ये हमें कुछ गाइड कर दें कि कैसे लिखना है। तो तब तो ये गुरु और ये फेसबुक तो था नहीं, तो हमें कोई गुरु तो मिले नहीं थे। तो हमने क्या किया कि इग्नू से कोर्स देखा, हमने इग्नू की कि अरे वाह इसमें तो ये कोर्स ओ, बहुत अच्छा हो रहा है, तुम ये कोर्स कॉरेस्पॉन्डेंस कर कोर्स लेते। किया है आपने फिर? जी 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 मैं जी। सारी पढ़ाई कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है मेरी, क्योंकि फुल टाइम तो मैं मदर थी, बहू थी, पत्नी थी, तो फुल टाइम तो मैं चूल्हे चौके में रहती थी ना, घर के काम करती थी और बाकी टाइम में पढ़ाई करती थी, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक था तो वो कोर्स कर लिया। हालांकि वो कोर्स मेरे काम तो नहीं आया क्योंकि उसमें ऐसा कुछ था भी नहीं, बट एक डिग्री मेरे पास एड ऑन हो गई बस। उससे क्या लाभ क्या हुआ फिर उसको आपको? तो आप नहीं समझते कि अगर आपने एक पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया क्रिएटिव राइटिंग में, क्योंकि आपने तो टीवी के लिए भी, मीडिया के लिए भी बहुत काम किया है ना? हाँ, अभी भी मैं कुछ मतलब छोटे यूट्यूब चैनल्स और उनके लिए स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर रही हूँ। तो ऐसे देखिए कोई भी चीज बेकार तो नहीं जाती, जब हम पढ़ाई करते हैं तो वो काम आती है। अब जैसे मैंने हिंदी में एमए किया तो मुझे हिंदी की बहुत सारी मतलब नए नए शब्दों का ज्ञान हुआ। मैंने बहुत सारे उसमें उपन्यास पढ़े, कहानियां पढ़ी, तो बहुत नया नई चीजें मुझे सीखने को लगी। और मेरी भाषा में जो पुराने व्यंग्यों से और आज की मैं भाषा में देखूं तो वो बदलाव भी मैंने महसूस किया। लेकिन मुझे लगता है कि जितना हम पढ़ते हैं उतना हमारे लेखन में अंतर आता है। तो क्या पढ़ना बात है। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि यदि हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें पता कैसे लगेगा? तो अंतर मैं ही तो नहीं, कहानियाँ निखार बहुत आ जाता पढ़ती है, हूँ। निखार आता है, उससे निखार आ हाँ, जाता है। मैं कहानियाँ बहुत पढ़ती हूँ, उपन्यास बहुत पढ़ती हूँ और मैं अलग-अलग लैंग्वेज के बहुत पढ़ती हूँ, अलग-अलग भाषाओं के पढ़ती हूँ, कि हिंदी में उनके अनुवाद होते हैं तो उन्हें पढ़ती हूँ। पहले इंग्लिश में भी बहुत पढ़ती थी। तो उसमें क्या है एक नयापन मिलता है। मैं फ़िल्में भी और ओटीटी प्रोग्राम भी ना अलग-अलग लैंग्वेज के देखती हूँ। कि मुझे लगता है कि ये इन्होंने इसको किस तरीके से इस विषय को कैसे लाए, किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया। तो वो एक उससे क्या है बहुत सारी चीजें नई पता लगती हैं हमें। और हमारे लेखन में ना एक क्या होता है कि जब हम लिखते हैं, जब हम टीवी या उससे जुड़े होते हैं तो हमारे लेखन में विजुअलाइजेशन ऐड होता है। हम उसके विजुअल्स बना के लिखते हैं तो पाठक उससे ज्यादा जुड़ता है। यदि आप मेरी उपन्यास पढ़ेंगे गली तमाशे वाली या गुरे गांस या जो भी, तो आपको वो विजुअलाइजेशन दिखेगा। आप वो इमेजिन करेंगे, अच्छा यहाँ आप मथुरा का यदि देखेंगे, आप मथुरा रहे हैं, आप गली तमाशे वाली उठा के पढ़िए, आपको फील होगा कि आप मथुरा में हैं। क्योंकि वो सीन हमें रेखा चित्र बनाते हुए वो वाली चीज सीखने को मिलती है जो हम मतलब पढ़ते हैं उससे।
या टीवी देखते हैं या फिल्म देखते हैं, तो ये सब चीजें हमारी हम उस दृष्टि से देखें। असल में व्यंग भी एक दृष्टि है। हम चलते हुए जाते हैं, एक नॉर्मल आदमी को कोई चीज दिखती है तो वो उसको नॉर्मल वे में लेता है, लेकिन जब एक वो व्यंगकार को दिखती है, जैसे एक बार मैं चांदनी चौक गई थी, तो वहां पर एक वो लगा हुआ था कि इतने रुपए में मतलब गारंटेड बेटा पाए, मतलब वो एक पुड़िया खिला रहे थे, गारंटेड, फिर से गारंटेड कहिए, बेटा गारंट। पाए, मतलब आपको बेटा पैदा होगा गारंटेड। वो कोई पुड़िया खिला रहे थे, तो वहां पे बोर्ड, अच्छा उस बोर्ड पे लगा हुआ था, मतलब ये वाली 500 रुपए में, मतलब फिर एक वो तीन तीन कैटेगरी थी उन पुड़ियाओं की। अब मेरे अंदर मतलब एकदम से हुआ, मैंने कहा यार ये क्या है। मैं उसके पास गई, मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई एक बात बता, इससे पक्का बेटा हो जाता है। बोला हाँ। वो मेरे को ऊपर से नीचे देखने लगा, उसको मतलब ये लग रहा था कि ये इस उम्र में क्यों करना करने के मूड में बैठी है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं, मुझे बताओ। तो फिर उसमें लिख रहा था 750, 500 एंड कुछ 400 का रेट था। तो मैंने कहा मतलब ये 750 वाला बेटा क्या आईएएस वगैरह बनने वाला है, और 500 वाला कुछ नीची पोस्ट पे आएगा, और जो जो सस्ता वाला है बेटा वो कहीं मजदूरी करेगा, क्या सीन है तेरा ये रेट का। वो चिढ़ गया। वो मेरे से बोला क्या सुबह सुबह आपको कोई और नहीं मिला, मेरा दिमाग खराब कर रही हो। मैंने कहा भाई दिमाग तो तूने खराब कर दिया है मेरा, तूने ये जी। बता। मतलब लिटरली वो सामान वामान मार के मुझे मारपीट करने को तैयार था, मैं वहां से भागी, उसने मुझे बताया नहीं। और मेरे आज तक वो खोपड़ी में लगा हुआ है कि वो 700 रुपए वाला बेटा क्या आईएएस बनेगा, और 500 वाला क्या अब सरकारी अफसर बनेगा, और क्या वो 300 रुपए वाला बेटा बेचारा मजदूरी करेगा, क्या था उस बेटे में। तो रेट अलग क्यों थे उसके बेटों के। तो तो फिर उस ये एक व्यंग्यकार की दृष्टि होती है। उस पर तो फिर कुछ लिखा होगा आपने, अर्चना जी। मैंने फिर उसमें व्यंग्य लिखा और इसी तरीके से उसको लिखा मैंने। तो ऐसी वाली चीजें हमें दिखती हैं। तो ऐसी ही जैसे दिखती है, ऐसी चीजें ही दिखती हैं। हाँ, ऐसी चीजें दिखती हैं तो फिर उन पे ना ये लगता है यार ये क्या लिखा था। फिर हम उसपे सोच रहे होते हैं कि ऐसा भी है, फिर हम उसमें उसमें से कुछ कॉमेडी निकाल लेते हैं कि ये है। लेकिन वो लिटरली अब आपका ध्यान, जैसे आप जाए, हम आपका गया होगा कभी, लेकिन इस तरीके की चीजों पे ध्यान जाते हैं। जैसे वो एक बहुत बड़ा फेमस वो है ना, कि वो एड लगी हुई थी कि निसंतान दंपति निराश ना हो, फिर आगे लिखा था लालू यादव शहर में है। तो अब ये दो चीजें हैं, बट इनको एक साथ पढ़े तो वो कितना बड़ी चीजें निकलती हैं उसमें से। जैसे मैंने एक बार उस चीज पे भी कहा, मैंने कहा कि ये लोग कहते हैं कि भाई स्त्रियां कमजोर होती हैं, स्त्रियों में मतलब वो नहीं होती, लेकिन जितने भी दीवाले हैं उनको तो पुरुष की कमजोरी पे भरी भरी रहती है। तो है क्या देश में कुछ गड़बड़ है चीजों में। डॉक्टर तो वहां के मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कोई कोई रचना, एक छोटी सी रचना सुनाइए व्यंग्य में, चाहे हिंदी में सुनाओ, बहुत अच्छा लगेगा। कल्पना मनोरमा जी भी हमारे साथ जुड़ गई, मीनू त्रिपाठी जी भी, वंदना वाजपेयी जी। अर्चना जी सुन रहे हैं आप? चलिए मैं आपको अपनी वो फेमस रचना सुनाती हूँ, सावधान शिकारी मर्द शिकार पर हैं, क्योंकि बहुत जी जी सारी जी। महिलाएं जुट गई हैं, तो उन्हें भी मजा आएगा। क्या आप सबने कभी सुना है मर्दों की कई प्रजातियां होती हैं? वैसे होती तो औरतों की भी हैं, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे मर्दों की प्रजातियों के बारे में। आप कहेंगे मर्द और औरत की क्या प्रजाति, मर्द तो मर्द होता है, औरत तो औरत होती है। जी नहीं, आप गलत हैं। वैसे मर्दों की अनेक प्रजातियां होती हैं, जैसे सीधे मर्द, होशियार मर्द, गुलाम मर्द, चाहे जोरू के हों या माँ के, मर्दाना मर्द, जनाना मर्द, और शिकारी मर्द। जी हाँ, शिकारी मर्द। इन्हें सिर्फ महिलाएं ही पहचान सकती हैं, लेकिन इन्हें पहचानने के लिए मेरी बहनों का चौकन्ना होना बहुत जरूरी है। अब आप क्या कहेंगे बात। ये दिखते अब आप कहेंगे ये दिखते कैसे हैं? तो जनाब, ये हर रूप, हर उम्र के होते हैं। कुछ दिखने में हीरो टाइप होते हैं, तो कुछ एकदम साधारण होते हैं, और कुछ तो एकदम नमूने टाइप होते हैं। पर होते तो हैं। ये पाए कहाँ जाते हैं? इनका हर क्षेत्र में दखल होता है। कभी ये सरकारी दफ्तर के अफसर होते हैं, कभी क्लर्क, कभी कोई बड़ा नेता, कभी कंपनी का मालिक, या कवि, या कोई कवि भी हो सकता है। ये किसी रूप में मिल सकते हैं, ये आपको बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज में, ऑफिस में, कहीं भी। ये बड़े जी। बातूनी किस्म के होते हैं।
बातें तो इतनी मीठी करते हैं कि बेचारी जलेबी भी शर्मा जाए। किसी भी समारोह में ये महिलाओं के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। ये बड़े ही शिकारी प्रवृत्ति के होते हैं। घर की मुर्गी मुर्गी तो घर में है ही, किसी ताजी मुर्गी का शिकार हो जाए तो क्या कहने। उसके लिए ये सतत प्रयत्नशील रहते हैं। इनके पास अदृश्य जाल होता है जो मीठी मीठी बातों से बुना जाता है। जैसे आप तो बहुत सुंदर दिख रही हैं। अरे आपको देखकर तो लगता ही नहीं आपके इतने बड़े बच्चे हैं। या फिर कहेंगे आपकी मुस्कान कितनी प्यारी है और ये कलर तो आप पर बहुत सूट कर रहा है। चलिए आपको घर छोड़ दूं, मुझे उसी तरफ जाना है। उस अदृश्य जाल में लालच का दाना होता है। मैं आपको बड़ी हीरोइन बना सकता हूँ, मैं आपको नौकरी दिलवा सकता हूँ, मैं आपको पुरस्कार दिलवा सकता हूँ। चाहे खुद को मिला हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी प्रमोशन करवा सकता हूँ इत्यादि। कोई महिला यदि जरा सा चूकी या लालच में फंसी तो समझो गई मुर्गी जान से। ये महिलाओं की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, चाहे घर में कोई कार्य करें या नहीं। यदि किसी महिला ने जरा सा भाव दे दिया तो ये उसको कहीं भी लाने ले जाने से लेकर उसके घर का सामान लाने तक मुस्तैदी से जुटे रहेंगे, जब तक कि शिकार पूरी तरह से फंस ना जाए। जैसे शेर अपने शिकार के लिए घात लगाता है, उसी तरह ये हर समारोह में घात लगाए बैठे रहते हैं। इन्हें तो हर क्या बात महिला है। हिरन का छौना नजर आती है। जैसे ही कोई नया छौना दिखता है, इनकी लार टपकने लगती है और ये तुरंत हमला कर देते हैं। एक बात और, शेर तो बेचारा बूढ़ा होकर कमजोर हो जाता है, लेकिन ये उम्र बढ़ने के साथ साथ और एक्टिव हो जाते हैं और शिकार की कला में पारंगत भी। ये अपनी उम्र और ओहदे का फायदा उठाने में कभी नहीं चूकते। जैसे किसी पार्क में घूमने गए तो सुंदर कन्या को देखकर कहेंगे, बेटा मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जरा घर तक छोड़ दोगी। मेरे आस पड़ोस के एक पड़ोस के बुजुर्ग थे। वो अक्सर दो कन्याओं के कंधे पर हाथ रखकर घर आते थे और हर दिन किसी नई कन्या के कंधे पर होता था उनका हाथ। और जाते वक्त उस कन्या को धन्यवाद के बहाने चूमना कभी नहीं भूलते थे। यदि किसी समारोह में ऐसे शिकारी मिल जाएं तो ज्यादा सावधान और चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि इनके हाथ कंधे से कमर तक बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। क्या बात शिकारी मर्दों की एक खासियत और होती है जो इन्हें अन्य पुरुषों से भिन्न बनाती है। वो ये कि ये समदर्शी होते हैं। इन्हें हर महिला खूबसूरत ही दिखती है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई महिला खूबसूरत होगी तभी इन्हें खूबसूरत दिखेगी। इन्हें सिर्फ महिला से मतलब है, खूबसूरती से कोई मतलब नहीं होता। वो चाहे किसी भी रूप रंग की हो, कद काठी की हो, इनका तारीफ करने का एक ही तरीका रहता है। ये इतने पैंचे हुए होते हैं कि श्याम वर्ण की उपमा पूनम के चांद से करने में भी नहीं शर्माते। और यदि महिला सचमुच खूबसूरत हुई तो समझो लार टपक कर घुटने तक पहुंच जाएगी। फिर तो ये अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे उस महिला का बारे में जानने में, अपने सारे हथकंडे अपनाएंगे कि वो शिकार जाल में फंसी जाए। यदि उस महिला का फोन नंबर प्राप्त हो गया तो समझो इनकी पौवार है। वैसे तो इन लोगों की शिकार की अति महत्वाकांक्षी और जल्द से जल्द सपने पूरे करने की चाह रखने वाली महिलाएं ही ज्यादा बनती हैं, लेकिन ये अपना जाल तो सब पर डालते हैं। फंस गई तो ठीक, नहीं तो और भी हैं जमाने में तुम्हारे सिवा। तो अब आप सब समझ ही गए होंगे मर्दों की इस प्रजाति के बारे में। अब सावधान हो जाइए इनकी टपकती हुई लारों से, इनकी आंखों में छिपे काइयापन से, इनके शब्दों में घुली सैकरीन से और इनकी जुबान में खिली सपनों की फसल काटने से। वरना ये मर्द तैयार बैठे हैं एक और शिवानी, गीतिका, मधुमिता, भवरी देवी बनाने के लिए। होशियार, खबरदार, महिला रूपी हिरनियों, शिकारी शिकार पर निकल रहा है। थैंक यू सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नहीं तो है बहुत, जिसको कहते हैं ना कि इसी व्यंग्य में बहुत गंभीर बातें हैं, बहुत एक जी। संदेश है, मैसेज है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रचना है आपकी। तो ये आपके किस संग्रह में प्रकाशित है? सर पहले तो ये मर्द शिकार पर है नाम से एक संग्रह आया था, लेकिन बाद में वो मतलब प्रकाश मतलब उसका सेकंड संस्करण नहीं आया। तो अब ये रचना हमने घूरो मगर प्यार से में डाल दी है, जिससे लोगों को पढ़ने को मिलती रहे। अच्छा जी। तो प्रकाशन के बारे में क्या अनुभव है आपका? व्यंग्य लेखन के लिए तो प्रकाशक तुरंत आपकी रचनाएं लेता होगा।
पुस्तक देखिए, प्रकाशित मेरा करने के लिए? साहित्य की दुनिया के अनुभव मेरे बहुत अच्छे हैं। मुझे अपने लेखकों का भी, मतलब वरिष्ठ लेखकों का और अपने समकक्षीय लेखकों का बहुत गाइडेंस और एक बहुत अच्छे अनुभव मिले। उसके अलावा मुझे प्रकाशक भी बहुत आराम से मिले। मुझे कभी भी दिक्कत नहीं हुई, टचवुड। और भावना प्रकाशन से इसलिए मेरी सारी किताबें आती हैं, क्योंकि मुझे, मतलब वो ऐसे प्रकाशक हैं कि मैं उनको बोलूंगी मेरी किताब तैयार है, वो कहते हैं भेज दीजिए। दैट्स इट। अपना कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, बड़े मजे से अपनी किताब छपती है, मजे से बिकती है। तो और मुझे लगता है कि लाइफ में ना जितनी सिरदर्दी कम हो उतना अच्छा है, कूल वे में लाइफ जियो। तो पहली जो पुस्तक आई थी वो मेरी हिंदी एकेडमी दिल्ली के सहयोग से आई थी। तो वो तो उसके लिए प्रकाशक उस समय एक मिल गए थे। लेकिन उसके बाद से सब भावना प्रकाशन से आए हैं, और कहानी संग्रह मेरा अद्वैत प्रकाशन से आया। बाकी किताबें मैं वहीं से लिखती हूँ। मुझे लगता है इधर उधर प्रकाशक ढूंढने से अच्छा ही है जो प्रकाशक अपने को समझता है, जैसे हम समझते हैं, वहीं से अपनी किताबें आनी चाहिए। तो आपके व्यंग्य लेखन पर डॉक्टरेट पीएचडी भी शोधार्थियों ने किया है? हाँ, दो हुई हैं अभी, मतलब अभी एक पिछले महीने हुई, एक उससे पिछले महीने। वो काफी सालों से कर रहे थे। तो एक तो महाराष्ट्र में कोल्हापुर में हुई है, प्रकाश निकम ने की है। और एक पीएचडी ग्वालियर में केआरजी कॉलेज से हुई है। तो वो भी काम, मतलब एक भगवान जो कर रहे हैं, बस चुपचाप मैं तो काम में लगी हुई हूँ। क्योंकि मैं गुटबाजी और इन सब से बहुत दूर रहती हूँ। और मेरा नेचर है नहीं कि मैं कहीं, मतलब मक्खन मारी कर पाऊंगी। क्योंकि मेरे को मुंहफट कहा जाता है। मैं जो भी है मुंह पर बोलती हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ थोड़ी सी। तो वो चीजें अपने बस की नहीं है कि अपन, मतलब कुछ ऐसी लॉबिंग वगैरह कर पाए। तो अपन बस काम कर रहे हैं, काम अपने आप बोल रहा है और काम बोलेगा, इस पर भरोसा है बस। क्या बात है। और अपने तो दोस्त बहुत अच्छे अच्छे हैं। आपके मित्र भी बहुत सारे, बहुत अच्छे मित्र हैं आपका। अच्छा, ये बताइए कि एक बात आपसे जानना चाहूंगा, जो हमारा समीक्षक वर्ग है, तो हाँ उनका क्या प्रतिक्रिया रहती है व्यंग्य लेखन के प्रति? सर, ऐसा है, मुझे लग रहा है साहित्य में समीक्षक गायब हो चुके हैं। और जो समीक्षक बचे हैं, वो देखिए, अपने मित्र तो अपने मित्रों के लिए काम करते हैं, बट जो वाकई में आलोचक थे, वो प्रजाति तो गायब हो चुकी है। और जो बड़े लेखक हैं उनके पास अपने पर्सनल आलोचक हैं। वो उन्हीं का इंटरव्यू लेते हैं, उन्हीं के बारे में लिखते हैं, उन्हीं की बात करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है आज के लेखक के लिए कि आज का लेखक जब किताब खुद बेच रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, तो वो अपनी समीक्षाएं भी खुद ही कर लेता है, अपने आप सारे काम कर लेता है। देखिए, जिनके पास मित्र हैं उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। अब जैसे मेरे पास बहुत अच्छे मित्र हैं, अभी इसमें वंदना वाजपेयी जी हैं, अपने ये पुलकेंद्र अरोड़ा जी तो हैं ही, ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे आसपास, कल्पना मनोरमा जी भी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने मित्र हैं, वो अपने अपनी किताबें पढ़ते हैं और उसके बाद उस पर लिखते हैं। कुछ मेरे पाठक भी हैं जो रेगुलर मेरी किताब का वेट करते हैं, वो खरीदते हैं और फिर उस पर लिखते हैं। और आलोचक तो नहीं लिखते, जिनको हम कहते हैं व्यंग्य के आलोचक। व्यंग्य में आलोचक इस समय कोई नहीं है। यदि कोई कहता है तो वो बिल्कुल झूठ है। और जो है, वो खुद, उनको लिखना नहीं आता। जो दो चार इक्का दुक्का नए आलोचक पैदा हुए हैं, उनको खुद नहीं पता व्यंग्य का वाह व्यंग्य लिखा कैसे जाता है। वो दो या चार नाम जानते हैं, उन्हीं नामों पर बात करते हैं, तो उसको आलोचना नहीं कहते। आलोचना का मतलब होता है सबको पढ़ो और सबके बारे में ईमानदारी से बात करो। सिर्फ अर्चना की बात क्यों करो, आप किसी और, जो और लिख रही हैं, बहुत सी अच्छी व्यंगकार है इस समय जो काम कर रही हैं। बात सब पर होनी चाहिए और ईमानदारी से होनी चाहिए। वो चीज अभी गायब है। कुछ ऐसा नहीं रहा है। और बल्कि लोगों को ना, मतलब अभी की डेट में, पहले लोग कहते थे महिलाएं नहीं है व्यंग में। जब जिस समय मैं व्यंग में आई तो सूर्यवाला जी बहुत सीनियर हैं, वो सीनियर थी। और उस वक्त महिलाएं कम थी, इक्का दुक्का। तो मैं आई तब ये कहा गया कि भाई व्यंग में महिलाएं नहीं है, महिलाएं नहीं है। एक महिला आई तो इनके पारे मोहल्ले हिल गए, ये घबरा गए कि अरे महिलाएं आ गई, तो ये सारे परेशान हो गए। ये महिलाओं के, मतलब एक हमारे बड़े हैं भोपाल के बहुत बड़े नामी व्यंगकार, वो तो महिलाओं के नाम पर मेरा नाम ही भूल जाते हैं। मतलब बड़े अखबार में, जबकि मैंने इतना काम किया, उसके बाद वो उनका नाम लेंगे जो खराब लिख रहे हैं या कम लिख रहे हैं। वो जानबूझ के आपके जो कमजोर लेखक हैं उनको ऊपर चढ़ाकर उनको प्रमोट करते हैं। उनकी कबीर से बराबरी करेंगे, परसाई से बराबरी करेंगे, इससे बराबरी करेंगे। उनको लगता है शायद इनको प्रॉब्लम होगी। अपन को बड़ा मजा आता है, भाई तुम करो उनको बर्बाद, अपन अपने काम में लगे हुए। अच्छा है तुम्हारी नजर हमारी तरफ नहीं आ रही है, हमारा नाम भूलने में ही भलाई है, आप हमारा नाम भूल ही जाओ। तो ये वाले गेम अब कुछ सालों से शुरू हुए हैं, जबकि शुरुआत में जब मैं आई थी तब ये चीज नहीं थी। अब ये वाली पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। लेकिन अब तक तो क्या है कि वो वाला पौधा जो अंदर बीज पड़ा था ना, वो पौधा पूरा बड़ा हो गया है, तो अब तो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए अभी नई लड़कियों को मुझे लग रहा है काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। जो नई आ रहे हैं लेखन में, उनको बहुत करना पड़ेगा।
और वो किसी ना किसी का ना सहारा पकड़ने में लगता है। जब शुरू में जब हम आते हैं ना, तो हमें लगता है कि नई जगह पर हमें किसी का चाहिए, और उस वक्त उनको बहुत प्रॉब्लम होगी। मेरा टाइम बहुत अच्छा था, उस समय मुझे उतनी दिक्कत नहीं हुई। नहीं, अभी टाइम कहाँ गया आपका? अभी टाइम तो आपका चल ही रहा है, आपका सर ही चल टाइम रहा है, चल रहा लेकिन है। सबसे बड़ी चीज है जब हम शुरुआती में आते हैं ना, तो जब शुरुआती पौधा होता है ना, वो थोड़ा कमजोर होता है, वो हल्की सी हवा से भी हिलता है। अब तो हम भाग हो गए। जैसे नई बहू आती है तो वो बेचारी ताजा खाना भी छुप छुप के थोड़ा थोड़ा खाती है। पुरानी बहू होगी तो रात वाला पराठा भी खुद डब्बे में से निकालेगी और खा जाएगी। तो हम तो अब वो पुरानी बहू हो गए हैं, जो सास की भी सास बन जाती है। तो अब हमारा तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे ये। अच्छा, फेसबुक और इंस्टाग्राम और इस दुनिया ने ना आपको डायरेक्ट पाठक से जोड़ दिया। ये आलोचक ये सोचते हैं, देखो पुराने जमाने में जब आलोचक थे ना, वो किसी लेखक को बनाते थे और बिगाड़ते थे। कि वो उस समय क्यों, एक बात बताइए, परसाई जी जिस समय लिख रहे थे, क्या सिर्फ परसाई जी लिख रहे थे? उस समय बहुत लेखक थे, लेकिन परसाई जी को वो जगह दे दी गई। ऐसा नहीं है उस समय और 10 लोग लिख रहे होंगे, उनके बारे में क्यों बात नहीं हुई? या शरद जोशी जिस समय लिख रहे थे और लोग नहीं लिख रहे थे? या ज्ञान चतुर्वेदी लिख रहे हैं तो उस समय और लोग नहीं लिख रहे? क्या ज्ञान चतुर्वेदी इतना अच्छा लिख रहे हैं कि बाकी लोग नहीं लिख रहे हैं? वो प्रमोशन उस तरीके से होता है, आलोचक चढ़ाते हैं कि भैया ये काल ज्ञान चतुर्वेदी काल है, ये परसाई युग है। वो आलोचक ने वो चीजें करी। लेकिन अब पाठक भी समझदार है, लेखक भी समझदार है, लेखक डायरेक्ट डायरेक्ट पाठक को जानता है, पाठक डायरेक्ट कनेक्ट है। तो अब वो वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई है, इसलिए वो वाले खेल अब नहीं हो पा रहे हैं। और इसीलिए आलोचक और वो सब खत्म हो चुके हैं, सब आलोचक आलू बन चुके हैं, सब गायब हो गए हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। और सबको एक डर है कि हम किसी पर लिखेंगे तो कोई बुरा मानेगा। पहले शायद लेखक बुरा नहीं मानते थे, आज यदि आलोचक किसी की सच्चाई बोलेगा, आप किसी को बोल दीजिए 2 लाइन के इसमें व्यंग में ये कमी है, कोई नहीं सुनेगा। मुझे तो डायरेक्ट मतलब समझ लीजिए, मुझे मेरे बड़े लेखकों ने, जो मेरे वरिष्ठ हैं, उन्होंने मुझे डांटा है, मुझे टोका है कि ये खराब है, तब मैं धीरे धीरे सुधर रही हूँ। अभी भी मैं उतना अच्छा नहीं लिख रही हूँ, सच्चाई ये है कि मैं बहुत अच्छी व्यंग्यकार, जिस तरीके से अप टू मार्क जो व्यंग्यकार होता है कि हाँ जी बहुत तीखा प्रहार है, ये है वो है, वो नहीं है। लेकिन ये है कि लोगों को मजा आ रहा है और मुझे भी लिखने में मजा आ रहा है, मैं लिख रही हूँ। मेरे को किसी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना, मुझे कोई ऐसे सम्मान वम्मान वाला कोई सपना नहीं है, इसलिए मैं आराम से मजे लेके चल रही हूँ इस रास्ते पर बस। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल बहुत सही कही कि पाठक वर्ग अब बहुत समझदार हो गया है। हाँ, पाठक अब इसलिए समझदार है, किसी झांसे में नहीं और आता। ये श्रेय तो उसको भी जाना चाहिए कि जो डायरेक्ट राइटर, एक लेखक और पाठक के बीच में जो संपर्क है, जो समझदारी है, जो सामंजस्य है, जो समन्वय है, वो बहुत काम कर रहा है। और बीच में कोई हम जिसको कहते हैं ना कि कोई ठेकेदार बीच में नहीं है जो लेखक को पाठक तक पहुंचाए। अब डायरेक्ट कनेक्शन है पाठक के साथ। यस। आपने इसको सत्यापित किया है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अर्चना जी, आपसे ना कविता सुनना चाहेंगे कोई? आप तो कविताएं भी लिखती हैं, थोड़ा बहुत कुछ कविता सुनाइए। सर देखती हूँ, मैंने कविता लिखी तो है। मैंने अभी कल परसों ही एक छोटी सी कविता लिखी। मेरी एक्चुअली कविता वैसी नहीं होती, कोई छंद वंद वगैरह, नॉर्मल ऐसी नहीं फीलिंग नहीं होती है। नहीं, जरूरी नहीं है कि कविता कविता तो कविता होती है जिस तरह से आप लिखते हैं। जी। लड़कियों, तुम समझदार बनो, मत आओ किसी झांसे में, मत फंसो किसी प्यार के जाल में। लड़कियों, तुम खुद पर भरोसा करो, दिल से नहीं दिमाग से काम लो, मत आओ किसी की मीठी बातों में। लड़कियों, तुम मत भूलो कि तुम्हें खड़ा होना है अपने पैरों पर, तुम्हें लड़नी है अपने अस्तित्व की लड़ाई। लड़कियों, तुम आपस में मत लड़ो, अब एक हो जाओ और लड़ो उस सोच से जिसने लड़की को कमजोर बना दिया। लड़ो उस समाज से जिसने पैरों में पीढ़ियां डाल दी। लड़ो उस परिवार से जिसने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए। लड़कियों, तुम मजबूत बनो ताकि कोई तुम्हें तोड़ ना पाए। लड़कियों, सब बनो पर पत्थर ना बनना, अपने भीतर की स्त्री को मरने ना देना। तुम्हें किसी से बदला नहीं लेना, किसी को चोट नहीं पहुंचानी, तुम्हें खुद को चोट से बचाना है और खत्म करना है उसे जो तुम्हें चोट पहुंचाए। तुम्हें बचना है उनसे जो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए लड़कियों, तुम समझदार बनो।
क्या बात है! नसीहत है, एक संदेश है, एक मार्गदर्शन है इस कविता के माध्यम से। बिल्कुल सीधे-सीधे आप एक सलाह भी दे रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आपका जो अर्चना जी ये जानना चाहेंगे, आपका ये जो अनिता पाटनी जी अमेरिका से जुड़ी हुई है, अ, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। अनिता जी, आपका स्वागत है। अब आजकल अब बहुत उत्सव भी चल रहे होंगे, नया साल भी आने वाला है और कल कल मैरी क्रिसमस है, उसकी भी खूब तैयारियां हो चुकी हैं। सबको बधाइयाँ हम देते हैं आपके माध्यम से भी। अर्चना जी, 2 शब्द कहिए इस मौके पर। हाँ, अब तो क्रिसमस है कल तो। अमेरिका में तो ये चल रहे होंगे। हमारे यहाँ तो वैसे पूरे साल ही त्योहार रहते हैं। इंडिया में तो हर दिन त्योहार का दिन है। लोग इसी बात का त्योहार मना लेंगे, बारिश हो गई चलो पकौड़े खाते हैं। तो हम तो उस वाले देश के लोग हैं जो त्योहार के लिए, मतलब पीने और खाने के लिए हमें कोई मौका हम चूकते ही नहीं है। कि बस पीने का मन है, लड़ाई हो गई, हम दुखी हैं तो पी लें। वो जो पीने वाले लोग होते हैं ना, दुखी हुए तो पी लो, खुशी हुए तो पी लो, ऐसे ही हमारे यहाँ के खाने वाले हैं। मन दुखी है, आज बहुत मन दुखी है, कुछ अच्छा खाने का मन है। आज हम बहुत खुश हैं तो हम कुछ अच्छा खाएंगे। तो हमारे सारे त्योहार खाने से जुड़े हैं और इसलिए हमारे इंडिया के लोग खाते पीते गोल मटोल, और हम लोग भी ऐसे ही हैं। क्या बात है, क्या बात है! बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, आपका ये जो 10 साल का, जो लगभग 10 साल का मीडिया का अनुभव है, तो किस हम्म। प्रकार से आपका कार्य रहा है मीडिया के क्षेत्र में? सर, स्ट्रगल करते हुए हम मीडिया से जुड़े, और मैंने दूरदर्शन के लिए प्रोग्रामों के लिए, डीडी भारती के प्रोग्रामों के लिए असिस्टेंट डायरेक्शन किया है। मैंने कैमरा एडिटिंग सब कुछ सीखी थी उस वक्त, जिनको असिस्ट करती थी उनके साथ। और बाद में मैंने मास कम्युनिकेशन किया। मुझे असल में पढ़ाई पूरी नहीं थी और घर के लिए कमाना था, तो जो रास्ते बनते गए मैं उन पे चलती गई। तो मैंने जो जॉब करी थी वो किसी एक एडिटिंग स्टूडियो था जिसमें मैं रिसेप्शनिस्ट की जॉब पे लगी थी। वहां से मुझे पता लगा कि ऐसी भी चीजें होती हैं, एडिटिंग होती है और प्रोग्राम बनते हैं। तो वहां से धीरे धीरे रास्ते बनते गए और फिर मैंने सीएनबीसी चैनल ज्वाइन किया। बाद में वहां वो न्यूज चैनल बना, सीएनएन आईबीएन, तो उसके लिए काम किया। और कई डायरेक्टर्स को मैंने असिस्ट किया है। तो मतलब उस तरीके का काम रहा। अभी भी मैंने पिछले साल भी, जैसे नजरबट्टू प्रोडक्शन जो है, उनके साथ, उनके लिए मैं वीडियोस लिख रही थी। डिजिटल कलाकार के लिए भी कुछ वीडियो वीडियो लिखी है। अभी भी किसी और से मेरी बात चल रही है वीडियो वगैरह के लिए। तो बाकी बंबई में जाके रह नहीं सकती, वरना मैं एक्टिंग भी कराती बंबई जाके। तो ये सब चल रहा है। वो लाइफ मुझे जहां लेकर जाती रही मैं चलती रही, और इंटरेस्ट था क्रिएटिव चीजों में, तो बस क्रिएटिव में जुड़े रहे। तो यही चल रहा है सर। क्या बात है! मीडिया का भी पर्याप्त अनुभव है आपको। एक गंभीर प्रश्न मेरे समक्ष ये आ रहा है कि वर्तमान में जो सोशल मीडिया का जाल जो फैल गया है और जो सोशल मीडिया पर परोसा जा रहा है, तो नियंत्रण तो उतना है नहीं उस पर। तो कैसे हम इसको डील कर सकते हैं इस चीज को? आप एक बुद्धिजीवी होने के नाते, एक साहित्यकार, लेखक होने के नाते आपका क्या विचार है? सर देखिए, जब भी कोई एक अच्छी चीज आती है तो उसके साथ उसकी बुराई भी साथ आती है। जब कंप्यूटर आया तो उसके साथ हम लोगों ने उसको अच्छी चीज करना सीखा, कि हम उसमें लिखना सीखे। कंप्यूटर आया तो हम लिख के लेखक बने, कि हम वहां तक पहुंचा पाए रचना। हमने टाइप करना सीखा तो। और इंटरनेट का लोग दुरुपयोग भी करते हैं। देखिए, जब ये मोबाइल आज घर घर, आप ये देखिए ना, आपके घर में जो काम करने वाले आते हैं, कामगार अभी उतने पढ़े लिखे नहीं है। इनको उसका यूज और मिसयूज पता ही नहीं है। और इसीलिए आप ये देखिए कि डिजिटल ये जो अरेस्ट और ये सब चीजें चल रही हैं, क्योंकि लोग ना तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ना न्यूज चैनल देख रहे हैं, तो लोग अवेयर नहीं हो रहे हैं। सबसे प्रॉब्लम हो रही है, इतने पढ़े लिखे लोग भी अवेयर नहीं है, वहां दिक्कत हो रही है। और इस समय सबसे बड़ा चैलेंज उन मदर फादर के लिए जिन्हें बच्चों को, मतलब आगे वो चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें बढ़ें, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में ही गाने देखते हैं और ये सब चीजें। और मुझे नहीं लगता कि हमारे हाथ में अब कुछ रह गया, हम उसे रोक पाएंगे। क्योंकि आसपास वो, जैसे जिस समय हम कोविड को नहीं रोक पा रहे थे ना, उसी तरह हम इस वाले वायरस को भी रोक नहीं पा रहे हैं। हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं। और आप ये देखिए, अभी हमारे बच्चे मजाक बनाते हैं, हम खुद इतना टाइम लगाते हैं। वो कहते हैं कि हमसे ज्यादा तो बुढ़े लगे हुए हैं मोबाइलों में। तो आप देखिए, हर बुजुर्ग फेसबुक पर है। मतलब
बुजुर्ग इतने इतने मतलब जो खुद खुद ढंग से बोल नहीं पाते, वो आपको इनबॉक्स में आके कुछ कुछ लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो सबके लिए टाइम पास हो गया है वो। आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो इसका पॉजिटिव तो ये है कि आपको आज मेरा बेटा यदि बैंगलोर में है, किसी का बेटा अमेरिका में है, तो आप अपने बच्चों को देख पा रहे हैं, घर बैठे आप उनसे बात करवा रहे हैं। आपको कितनी पॉजिटिव चीज है कि आप अपनी पोती को बढ़ते हुए देख रहे हैं। पहले वर्षों में जब वो आते थे तब हम बच्चे को देखते थे, बच्चा पहचानता नहीं था अपने दादा दादी को। तो इसकी कितनी सारी पॉजिटिव चीजें हैं। यदि हम नेगेटिव चीज को वो करें, बस सिर्फ ये है कि हमें अपने बच्चों को ये गाइड करना है कि इसके पॉजिटिव को कैसे इस्तेमाल करें। आज हमने उसके पॉजिटिव हिस्से को संभाला, तो ये सारे जितने भी बैठे हैं, ये उसके पॉजिटिव पॉइंट को पकड़ के लेखक यहाँ तक पहुंचे हैं, उनकी पहचान बनी है। फेसबुक के जरिए तो हमारी पहचान बनी है। फेसबुक नहीं होता तो हम भी किसी आलोचक की चरण वंदना कर रहे होते और उसको पटाने में लगे होते कि भाई हमारा भी लिख दो एक आर्टिकल, तो वो वाली चीजें चल रही होती। अब फेसबुक है तो हम लोग कितने बिंदास हैं, हमें जरूरत ही नहीं है आलोचक की या किसी समीक्षक की। तो वो चीजें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि इसके पॉजिटिव, हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, बस हमें अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करते हुए उनको उसके गलत और सही से बताना होगा कि ये इसकी रॉन्ग है और ये राइट है। और इस समय जो सबसे ज्यादा जो जिनको कीड़ा है ना मोबाइल का, वो 45 से और 75-80 वाले लोगों को है सर। वो सबसे ज्यादा रील देख रहे हैं। मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ बैठे बैठे सारे दिन मोबाइल में गेम खेलते हैं। तो ये वाली चीज है ना, इन लोगों को रोकना ज्यादा मुश्किल है अभी की डेट में। इनको गाइडेंस की, काउंसलिंग की जरूरत है। बच्चे तो समझदार हैं आज के, उन्हें तो पता है हमें कब क्या करना है। तो कोई रचना, व्यंग्य रचना तो तैयार होगी आपकी इस पर, अब उस पर भी आप लिख रहे होंगे, जरूरी है। हाँ, मेरी, मैं ऐसी चीजों पर लिख देती हूँ, पोस्ट ही लिख देती हूँ मैं तो क्या बात है, क्या पतिदेव की तो अच्छा। सबसे ज्यादा बैंड बजाती हूँ मैं। बहुत बढ़िया। तो अब कौन सी पुस्तक आपकी इस समय अब लेखन चल रहा है, तैयार हो रही है? नहीं, मेरी पुस्तक प्रकाशक के पास चली गई है, गुलगुल पाई। गुलगुल पाई का मतलब जो ब्रज भाषा में या मथुरा में होता है, वो होता है गुदगुदी करना। तो मुझे बचपन से ये वाला शब्द बहुत पसंद था, जो ऐसे करते थे गुली 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 गुली। तो मैंने कहा ऐसी किताब का नाम रखूं कि लोग उसको पढ़ते उनको गुली गुली फील हो। तो उसका नाम रखा है मैंने गुलगुल पाई। और उसमें मैंने मोटी दादी अपनी अर्चना की ही छवि लगाई है, अपना कैरिकेचर, कि जिसे देख के ही लोगों को हंसी आए। क्योंकि व्यंग्यकार या मतलब जो हास्य लिखने वाले हैं, उनके खुद की पर्सनैलिटी भी ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को उनका चेहरा देख के हंसी आए। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे देख के लोग खूब हंसें, खुश हों, और उसको पढ़ के भी लोग आनंद लें। क्योंकि मैं दुनिया में ना खुशी बांटने आई हूँ सर। क्या दुख बात तो है, क्या भगवान बात वैसे है, ही बहुत बहुत। देते रहते हैं। मैं चाहती हूँ लोग हंसें, खुश रहें, स्ट्रेस बिल्कुल कम रहे, जिससे सब लोग बड़े प्यारे प्यारे से दिखें और एकदम खिले खिले से चेहरे दिखें। मुझे खिले हुए चेहरे बहुत पसंद है। इसलिए मैं बोलने से तो, पहले सोचती भी नहीं हूँ। तो आप भी चाहते होंगे, हम भी चाहते हैं कि व्यंग्य विधा में और हमारे जो युवा लोग हैं वो आ जाएं, वो भी इस प्रक्रिया में, इस कार्य में लग जाएं। तो उनके लिए कुछ टिप्स तो दीजिए। सर मैं तो युवाओं को बहुत प्रेरित करती हूँ कि भाई आओ, और किसी की पोस्ट यदि किसी महिला या किसी की अच्छी लेखन देखती हूँ, तो उनको भी मैं गाइड करती हूँ कि आप लिखिए, आप में वो है टैलेंट। जिस तरह मेरा किसी ने पहचाना, इस तरह मैं भी लोगों को अब गाइड कर देती हूँ कभी कभी। और मुझे लगता है कि युवाओं को सबसे पहले तो एक बार वो पढ़ें जरूर सबको। परसाई जी से लेकर और भी जो हैं, मतलब चाहे वो खराब लिख रहे हैं, अच्छे लिखने वाले, खराब लिखने वाले, सबको पढ़ेंगे तो उन्हें पता लगेगा खराब क्या है और अच्छा क्या है। क्या बात है। हाँ, तो जब मैंने शुरू किया था परसाई जी से, सूरज जोशी लिखते हुए, मुझे सच में बताऊं कि जब मैंने ज्ञान चतुर्वेदी जी की 12 मासी पढ़ी थी, तो वो मुझे बहुत शानदार लगी थी। उसे पढ़ के जो आनंद आया, वो आनंद मुझे और किसी चीज को पढ़ के नहीं आया। फिर बाद में मैंने सुभाष चंद्र जी को पढ़ा। उनके व्यंग मतलब इतने शानदार व्यंग हैं कि जहां लगता है ना कि हाँ, जहां चोट लगनी चाहिए वहां लगती है। जब वो हास्य लिखते हैं तो उतना ही अच्छा लिखते हैं, व्यंग लिखते हैं तो उतने ही अच्छे लिखते हैं। अब ये पुलकेन अरोड़ा जी हैं, इनके पास भी एक बड़ी अच्छी रोचक शैली है, एक इतना अच्छा शिल्प है कि चुटकियां लेते हुए इतने मजे से लिखते हैं। तो वो जो आनंद है ना, वो चीजें हम इन्हीं को पढ़ पढ़ के सीखे। इन सबको मैंने पढ़ा। मैं सबके व्यंग्य क्या पढ़ती बात है। हूँ, खराब वाले भी पढ़ती हूँ और अच्छे वाले भी पढ़ती हूँ। क्योंकि जब हम खराब नहीं, देखिए हम कह देंगे ये चीज खाना खराब, जब खराब खाना नहीं खाएंगे तो हमें पता लगे कैसे लगेगा। अच्छे की वैल्यू तो तब बढ़ेगी जब हम खराब भी खाएंगे। तो इसलिए अच्छे बुरे सबको पढ़ते जाइए, अपने समकक्षों को, अपने बड़ों को, और उनसे कुछ ना कुछ, हर एक से कुछ सीखने को मिलता है यदि हम पढ़ते हैं तो। आप कहानियां भी पढ़िए, आप उपन्यास भी पढ़िए, हर तरीके की विधा, कविताएं भी पढ़िए। तो हर एक में देखिए, कविता में जो बिंब बनते हैं, कविताओं में जो कम शब्दों में लोग बात कहते हैं, तो उससे भी तो आप व्यंग लिखना सीखते हैं। आप हर चीज से सीखते हैं।
कहानी पढ़ेंगे तो आप बांधना सीखेंगे कि किस तरीके से कहानीकार बुनावट लेकर चलता है और किस तरीके से रचना को बांधते हुए लाता है। मैं सिर्फ व्यंग निबंध नहीं लिखती, मैं व्यंग कथाएं भी लिखती हूँ, हास्य कहानियां भी लिखती हूँ, क्योंकि मैं वो सब पढ़ती हूँ। पात्रों को किस तरीके से लेके चलना है वो आप उपन्यासों सीखेंगे कि जब बड़े कैनवस पे जाएंगे तो आप किस तरीके से जाएंगे। आप सिर्फ छोटे छोटे निबंध लिख के थोड़ी जिंदगी निकलेगी कि हम सिर्फ 500 शब्द के व्यंग ही लिख सकते हैं, हम बड़ा भी लिख सकते हैं। तो लेखक की उन्नति उसी में होती है कि वो ज्यादा पढ़े और समझे, फिर उसके बाद अपना आगे, तो अपनी कमियां खुद पता लगती हैं, आपको आलोचक की जरूरत नहीं रहती। जब आप, अब मैं पुरानी रचना अपनी पढ़ती हूँ, मुझे पता है मेरी कौन सी रचना एकदम रद्दी है, बिल्कुल कचरा है, और कौन सी देख के लगता है नहीं यार इस बार अच्छा लिखा है मैंने। और मुझे पता है मेरा बहुत हाई फाई, बहुत शानदार लेखिका मैं नहीं हूँ, बहुत बड़ी लेखिका नहीं हूँ, बट जो लिख रही हूँ अभी उतने से मैं, मुझे लगता है ठीक है, ये मेरा जोनर है, मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। हार नहीं मान रही हूँ, मैं उसको सुधारूंगी बट मैं ये भी नहीं कहती क्या हूँ हाँ जी मुझे तो सीखने ही नहीं है, मैं तो बहुत अच्छा लिखती हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं कहती और ये कहना भी नहीं चाहिए। जिस दिन आप कह देते हो कि मुझे बहुत कुछ आता है और मैं बहुत अच्छा लिख रहा हूँ, उस दिन आपका लेखक वहीं रुक जाता है, आपकी तरक्की वहीं खत्म हो जाती है। आप हमेशा एक क्या अच्छे पाठक भी बने रहें और एक अच्छे स्टूडेंट बने रहें कि सीखने के लिए ओपन रहें, तो आप बहुत, तो लेखक आप अच्छे बन ही जाएंगे। क्या बात है। इसी नोट पे अब देखिए कार्यक्रम हम समाप्त करेंगे, लेकिन इस नोट के साथ अन्नदार जी ने आपके लिए बहुत अच्छी बात कही है, तो इसको नोट कर लीजिए, बांध के रखिए। उन्होंने लिखा है, आपका चेहरा भी खिला खिला है। ये अनिता थैंक यू पाटनी जी का नंदा आपके पटनी जी। लिए। तो आप बाद में ये कमेंट्स पढ़िए, उनको रिस्पॉन्स करिए, उनका आप उत्तर दे दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। आपको लग रहा है कि इस बातचीत के दौरान कुछ ऐसा रह गया जो आप इस मंच के माध्यम से कहना चाहती थी? नहीं सर, इतना सारा तो कह दिया, वैसे मैं इतनी बतौली हूँ कि आप मेरे को बात करते रहेंगे, मैं 4 घंटे भी बतियाती रहूंगी, तो बेटर है हम बंद कर देते हैं। मैं बहुत, मतलब मेरे घर में मुझे बत्तो बीबी बोलते थे, तो मैं बहुत बातूनी हूँ और मैं सारे टाइम बातें कर सकती हूँ। अर्चना जी, मैं केवल मुझे अपने बारे में मत सोचिए, जितने हमारे मित्र जुड़े हुए हैं उनका भी और कोई काम होगा, और ये मेरे लिए बहुत प्रोत्साहन की बात है, लगातार वे जुड़ते रहे। मैं, इतने सारे और मित्र आए, देखिए सुषमा भंडारी जी, आनंदा पटनी जी, पुलकेंद्र जी, वंदना जी, प्रतिभा जैन जी, सबको धन्यवाद, इतने सारे लोग जुड़े और उन्होंने इतनी देर तक मुझे झेला। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करेंगे। आशा है कि फिर मिलेंगे, फिर बातचीत करेंगे, क्योंकि ये यात्रा चलती निरंतर अनवरत चलती रहनी चाहिए, और उसी में जीवन की सार्थकता है। और इस बात के साथ हम बात संपन्न करेंगे। अब कुछ दिनों के बाद नया वर्ष आने वाला है, अंग्रेजी नया वर्ष। यस, उसका भी हम सभी को स्वागत शुभकामनाएं। करेंगे। और कल हैप्पी क्रिसमस है, मैरी क्रिसमस है, सब लोगों को उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अर्चना जी, बहुत थैंक यू अच्छा सर, लगा आप मुझे भी उपेंद्र बहुत नाथ अच्छा रैना लगा। धन्यवाद सर। साहित्य संवाद के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ गई। नमस्कार। ओके सर, बाय। नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच के साथ आज हमारे साथ रचना धर्मिता कार्यक्रम में सुपरिचित व्यंग्य लेखिका अर्चना जी जुड़ी हुई थी। अर्चना चतुर्वेदी आप जानते हैं, एक सशक्त व्यंग्यकार हैं, जिनसे हम आज के कार्यक्रम में ये बातचीत कर रहे थे। और जो मित्र इस बीच में हमारे साथ जुड़े रहे, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब मुझे अनुमति दीजिए आज का यह कार्यक्रम संपन्न करने के लिए। नमस्कार।